तो प्यारे बच्चों, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रेशर के बारे में पढ़ा था। दाब किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से ऊपर अगर कंटेनर को ले जाएं, नीचे ले जाएं, साइड में ले जाएं, तो किस तरीके से प्रेशर में चेंज आता है। और ये सारी न्यूमेरिकल्स हमने ये सारी सिचुएशंस हमने देखी थी। अब आगे बढ़ते हुए एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो एक कंटेनर है और उस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है। इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है? लिक्विड। अब ये लिक्विड जो भरा हुआ है, मान लो इस कंटेनर को एक एक्सेलरेशन से आगे खींचा गया। तो सवाल मेरा ये है कि ए के किस मान के लिए द्रव की मुक्त सतह क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर झुक जाएगी। एक किस मान के लिए द्रव की मुक्त सतह क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर झुक जाएगी। तो इस सवाल का आंसर देने के लिए यदि अपन देखें तो आपको पता है कि जब क्षैतिज त्वरण दिया जाता है तो ये सतह कैसी हो जाती है? ठीक है, जो मुक्त सतह है वो परिणामी त्वरण की क्या हो जाती है? लंबवत। और आपको पता है इसको रोक के स्यूडो किधर लगेगा? पीछे जी किधर लगेगा? नीचे। तो परिणामी ही हो तो ये सतह कुछ ऐसी होगी ना, क्योंकि इसके लंबवत तो यही होगा ना यहाँ। तो मान लो कि यहाँ से कितने कोण पर हो गए? थीटा। तो आपको पता है tan थीटा बराबर उस दिन भी अपन ने देखा था, tan थीटा बराबर a बटा g। और tan थीटा मतलब tan 45 मतलब 1। तो a बटा g बराबर a। इसका मतलब a बराबर कितना? g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो a बराबर g मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अगर आप इसे क्षैतिज दिशा में ले जाओ तो ये सतह, मुक्त सतह जो है वो 45 डिग्री के कोण पर हो जाएगी। चलो अगला सवाल देखो। अगली सिचुएशन में यदि मान लो कि आपसे बोला गया कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई द्रव भरा हुआ है, क्लियर, और इस कंटेनर को ऊपर की तरफ एक त्वरण से ले जाया गया। ये तो फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन में इसको नीचे की तरफ ले जाया गया। तो दोनों में सतह से h दूरी नीचे, सतह से h गहराई नीचे, इस बिंदु पर दाब कितना होगा? तो भाई साहब इस गहराई पर दाब लिखने के लिए, अच्छा अभी तक आपको पता है कि किसी बिंदु पर दाब बराबर P बराबर P0 प्लस रो जी एच लिखते थे। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पे जो G है, तो जब ये स्थिर था, जब ये त्वरित नहीं था, अगर ये फॉर्मूला, ये G का वैल्यू है जब पाथ स्थिर हो अथवा नियत वेग से गतिमान हो, एवं जब त्वरित हो, लिखो, तब तो ये फॉर्मूला मिलेगा। और जब त्वरित हो उस केस में क्या लिखते हैं? उस केस में लिखा जाता है P बराबर P0 प्लस रो G प्रभावी इंटू H। याद है उस दिन अपन ने किया था।
अपन ने किया था तो इधर लेके गए तो ये ऐसे हो गई थी, जी प्रभावी इधर गया था कितना √g² प्लस a² और h भी तो प्रभावी त्वरण की दिशा में लिखते हैं। तो ऐसा देखने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले कंटेनर पर रखोगे कि द्रव किस में रहना चाहिए, द्रव स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। स्थिर अवस्था में रखने के लिए ये अगर पात्र ऊपर a से जा रहा है तो आप इस पे बैठ के देखो, इस पे बैठ के देखोगे तो यहाँ पे जो छद्म लग रहा है वो भी किधर लगेगा, नीचे, तो नीचे की डायरेक्शन में कुल त्वरण कितना हो जाएगा g प्लस a। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, p बराबर p0 प्लस रो g प्लस a इंटू h। इस केस में छद्म अगर ये मान लो कि a त्वरण से नीचे जा रहा है, इस केस में छद्म किधर लगेगा, ऊपर, तो प्रभावी त्वरण कितना हो गया g माइनस a। तो यहाँ पे कितना आएगा, p बराबर p0 प्लस रो g माइनस a इंटू h। तो ये सारे केसेस आपको पता होना चाहिए। अगर नियत वेग से चल रहा है तब तो g का g रह जाएगा, और अगर त्वरित है तो साइड में त्वरित हो, ऊपर त्वरित हो, नीचे त्वरित। आपको पता है अपन जैसे सवाल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में किया था कि व्यक्ति जब ऊपर जा रहा है तो उसका भार w बराबर mg प्लस है, नीचे जा रहा है तो अगर लिफ्ट नीचे जा रही है तो g माइनस है। वैसा ही अगर ये कंटेनर ऊपर जा रहा है तो g की जगह g प्लस है, और नीचे आ रहा है तो g की जगह g माइनस है। चलो और सिचुएशंस देखते हैं। और सिचुएशंस में देखो अपन ने क्षैतिज दिशा में त्वरण वाला देख लिया। जब अत्वरित अवस्था है किसकी, कंटेनर की। देखो अपन पढ़ रहे हैं स्थैतिक द्रव, और स्थैतिक द्रव पढ़ते समय ये बात ध्यान रखना कि पात्र चल रहा है, पात्र चल रहा है लेकिन द्रव नहीं चल रहा किसके सापेक्ष, पात्र के सापेक्ष, तब भी वो द्रव स्थिति में आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप पात्र को रोको, पात्र को रोकने के लिए पात्र पे जब आप बैठोगे तो पात्र पे बैठ के देखोगे तो छद्म किधर लग जाएगा, नीचे। क्योंकि पात्र अगर त्वरित है तो पात्र कौन सा हो गया, कौन सा निर्देशांक हो गया, अजड़त्व, तो छद्म बल लगेगा। द्रव वाली जो बॉडी है, द्रव है, द्रव के प्रत्येक कण पर छद्म बल लगेगा जब आप उस पे बैठ के देखोगे त्वरित बॉडी पर। अच्छा, अब नेक्स्ट है, मान लो ट्यूब है और इस ट्यूब में कोई द्रव भरा हुआ है, इस ट्यूब में कोई द्रव भरा हुआ है, और इस ट्यूब में द्रव भरा हुआ है, उसको आपने W से घुमाया। क्लियर। अब सपोज ये द्रव की सतह है, इस जगह पर इसकी दूरी यहां से L1 और किसी भी जगह पे ये दूरी है L2। क्लियर। और मान लो इसकी लंबाई है L, समझ गए बात को। इस ट्यूब में कोई द्रव भरा हुआ है, इसे ओमेगा से घुमा रहे हैं। क्लियर। और एक और चीज, ओमेगा से आप घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद मान लो यहाँ पे ये दूरी है L1, ये दूरी है L2 और कुल दूरी है L। अब मान लो कि इस जगह पर जो दाब है, इस जगह पर और इस जगह पे जो दाब है वो है P1, P0 मान लो, P1 मानने पे तो है। L2 पे इस जगह पे जो दाब लग रहा है वो लग रहा है कितना, P2। तो P2 का मान आपको निकालना है, किसका मान निकालना है, P2 का मान। अब सबसे पहले अगर ये घूम रही है तो जब इस ट्यूब घूम रही है तो इसके साथ साथ द्रव भी घूम रहा होगा। अब अगर मैं मानूं कि अगर मैं इस द्रव को छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ मानूं कि, तो एक बात बताओ कि मान लो मैं इतना सा टुकड़ा ले लूं, इस द्रव का इतना सा टुकड़ा, और मान लो कि अगला टुकड़ा ले लूं, छोटे छोटे टुकड़े कई सारे टुकड़े, तो ये सब अगर घूम रहे हैं इसके साथ साथ, तो बताओ ये टुकड़ा, अगला वाला टुकड़ा, अगला वाला, अगला वाला, सभी समान वृत्त में घूम रहे हैं, अलग अलग वृत्त में, अलग अलग वृत्त में ना। तो सभी पे लगने वाले जो अभिकेंद्रीय बल है वो भी अलग अलग लगेगा। अच्छा, एक और बात, ट्यूब घूम रही है, ट्यूब के सापेक्ष द्रव अभी भी क्या है, स्थिर। तो ऐसे सवालों में आप कहां पे बैठ जाओ, जब कोई चीज त्वरित हो रही हो तो उस पे आप बैठ के देखो स्थितिक द्रव।
तो फिर आपको छद्म बल लगाना पड़ेगा, और छद्म बल हमेशा वास्तविक त्वरण या वास्तविक बल के विपरीत लगता है। तो जब आप इसमें बैठ के देखोगे तो यहाँ पे जब आप देखोगे इस वाले टुकड़े पर मान लो dx मोटाई का, तो अलग अलग तो हम बात कर रहे थे कि ये हर एक टुकड़ा अलग अलग वृत्त में घूम रहा है, तो सभी पर अलग अलग अभिकेंद्रीय बल लग रहे होंगे। क्लियर? तो अलग अलग अभिकेंद्रीय बल लग रहे हैं, इसका मतलब P बराबर P1 प्लस रो GH जो लिखते थे, तो G मतलब त्वरण, तो ये त्वरण सेम है सभी का या अलग अलग है? क्योंकि बल अलग अलग है तो त्वरण भी अलग अलग है, इसका मतलब ये त्वरण जो त्वरण है वो परिवर्ती है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए जब भी चीजें परिवर्ती हो तो हमें समाकलन और अवकलन का प्रयोग करना पड़ेगा इनकी कैलकुलेशन के लिए। तो आप इस बात को ध्यान से देखो कि सपोज मान लो कि यहां से किसी भी x दूरी पर जाकर हमने dx मोटाई का, कितनी मोटाई का, dx मोटाई का द्रव का भार माना। क्लियर? ऐसे जैसे पहले कंटेनर था और इस कंटेनर में मान लो मैंने इतना भाग माना dx मोटाई का, तो ये मान लीजिए तो इसकी सतह है, तो यहाँ पर यदि P1 है, यहाँ पर कितना था P2, तो P2 बराबर क्या लिख देते हैं, P2 बराबर P1 प्लस रो G और इन दोनों के बीच की दूरी h, लेकिन यहाँ पे h क्या है dx। अब बेटा एक बात बताना मुझे कि यहाँ पे आपको तो ये तो नहीं है तो g, इसलिए डायरेक्ट लिख लिया, लेकिन यहाँ पे त्वरण हर एक कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय त्वरण वो तो अलग अलग है ना। यहाँ पे अभिकेंद्रीय नहीं बोलेंगे, अभी मैं आऊंगा तो यहाँ अपकेंद्रीय बोलना पड़ेगा उनको, उसका भी कारण बताऊंगा कि अभिकेंद्रीय तो सर्किल ऐसे है, अभिकेंद्रीय तो अंदर, लेकिन जब इस पे बैठोगे तो इसके सापेक्ष द्रव स्थिर होना चाहिए। तो इस द्रव स्थिर कब है, धरती से बैठ के देखोगे तो द्रव घूम रहा है, लेकिन हमें तो स्थैतिक द्रव पड़ रहे हैं ना, तो इस पे बैठना पड़ेगा। तो इस पे बैठोगे तो कौन सा निर्देश तंत्र हो गया, अजड़त्वीय। सर्किल में कोई वृत्ताकार पथ में कोई चीज घूम रही है, उस पे बैठ के देखोगे तो कौन सा है, अजड़त्वीय। और अजड़त्वीय में बैठ के देखोगे तो हमेशा छद्म बल, और वृत्ताकार पथ में गति करते हुए कण पर जो छद्म बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ से मतलब x में इतनी मोटाई का, और सुनो माना कि इस मोटाई के दोनों तरफ मान लो इधर ये तो P1 तो यहाँ का है और P2 यहाँ का है, हमें P2 का मान निकालना है। तो मान लो कि यहाँ पे है P1 डैश और इधर से लग रहा है P2 डैश, तो इन दोनों में अंतर कितना होगा, डेल्टा P। तो इसके लिए जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, P2 डैश बराबर P1 डैश प्लस इस दिशा का त्वरण रो G dx, क्योंकि G को इतनी सी दूरी के लिए तो नियत मान सकते हो ना, लेकिन यहाँ पे G लग रहा है अभिकेंद्रीय लग रहा है, अभिकेंद्रीय का दूसरा वाला अपकेंद्रीय लग रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि इस पे बैठ के देखोगे तो छद्म बल कितना लग रहा है बाहर, कितना, ओमेगा स्क्वायर x, याद है ना, r ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर x, क्योंकि ये कितने वृत्त में घूम रहा है, x दूरी के वृत्त में। तो जब आप इसमें लिखोगे तो इन दोनों इधर और इधर जो दावांतर है वो कितना बना, इधर मैंने P2 डैश और P2 डैश बराबर P1 डैश प्लस रो a dx। तो P2 डैश और माइनस P1 डैश जो दावांतर हो गया ना, तो क्या लिखोगे दावांतर, dp बराबर रो g की जगह त्वरण ओमेगा स्क्वायर x इनटू कितनी चौड़ाई dx। अगर त्वरण निकालना है कहां से कहां, P1 से P2 तक दावांतर। और अच्छा ये मैंने इधर क्यों लिया था, क्योंकि जब आप इस पर बैठोगे तो अभी केंद्रीय अंदर, अब केंद्रीय कहां लगेगा, उधर त्रिज्यीय बाहर की तरफ, अब केंद्रीय ओमेगा स्क्वायर x, और x कहां से कहां तक, L1 से L2 तक, तो L1 से L2 तक। तो इसका समाकलन करो, dp का समाकलन p, लिमिट रखोगे तो P2 माइनस P1 बराबर कितना, P2 माइनस P1 बराबर कितना, रो ओमेगा स्क्वायर x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2, लिमिट कहां से कहां तक, L1 से L2 तक। तो P2 माइनस P1 बराबर कितना, रो ओमेगा स्क्वायर बटा 2, इसको तो बाहर ले लो 2 को, लिमिट रखोगे तो क्या जाएगा, L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। तो अगर मैं P2 बराबर लिखूं तो P2 बराबर कितना लिखोगे, P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बटा 2 L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात को कि यदि किसी ट्यूब में कोई द्रव भरा हुआ है
तो ध्रुव भरा हुआ है, तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच में यदि मुझे यहाँ का लिखना है, अगर मान लो कि मुझे यहाँ का लिखना होता तो दाब तो यहाँ क्या जाता, P बराबर P1, क्योंकि सतह यहीं से स्टार्ट है, इधर तो P1 प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बटा 2, बताओ कितना, L स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। ठीक, उदाहरण से यहाँ पे L1 L2 कहाँ है, गुणन अक्ष से दूरी दी है यहाँ पे, एक बार अच्छा, अब केंद्रीय बल किधर लग रहा है, इधर इधर की तरफ अब केंद्र, क्योंकि आप इस पे बैठ के देख रहे हो। हाँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस भाग के लिए ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगले के लिए कुछ और, अगले के लिए कुछ और, तो दोनों परिवर्ती, इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, समाकलन की। बेटा मान लो कि कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई द्रव भरा हुआ है, एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या भरा हुआ है, द्रव। क्लियर। अब मान लो कि इस कंटेनर को हमने ओमेगा से घुमाया, ध्यान से समझना, इस कंटेनर को क्या घुमाया, किससे, ओमेगा कोणीय वेग से इसको क्या किया, घुमाया। तो आपने देखा होगा जब किसी बाल्टी वगैरह को इस तरीके से आप अगर घुमा दो तो उसमें बीच में एक गड्ढा सा बन जाता है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी। बीच में गड्ढा सा बन जाता है, यहां से ऐसे न्यू करके। तो ये जो मुक्त सतह है, इसमें कोई इस तरीके का कोई शेप बना लिया, आपको बताना है कि ये जो कर्व बना, ये जो आकृति बनी, ये आकृति कौन सी है, हमें ये पता करना है। उदाहरण से तो हम बात कर रहे थे कि इस पर जो शेप बनेगा वो कितना बनेगा, शेप होगा वो क्या होगा। तो मान लो कि ये मूल बिंदु है सर, ये क्या है, मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु को हमने माना है 0 0। इसकी टोटल, ये देखो यहाँ पे इसका जो अनुप्रस्थ काट है कैसा है, वृत्ताकार, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। अब जब ये शेप हुआ तो एक बात बताओ कि ये जो ऊपर वाला भाग है ये अधिकतम, ये वाला ऊपर जो ये शेप बना ये कितने तक गया, r तक। इस जगह को कितना मान रहा हूँ, 0 0। भाई हमेशा जब भी कोई चीज लिखी जाती है, कोई दूरी वगैरह लिखी जाती है, तो किसी एक बिंदु को तो क्या माना जाता है, रेफरेंस पॉइंट, संदर्भ बिंदु मानकर फिर उसके सापेक्ष लिखते हैं। तो ये 0 0, ये 0 0 है, तो ये ऊंचाई कितनी हो गई, ये वाली ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हो गई कितनी, y मैक्सिमम, y मिनिमम, और ये अधिकतम यहां तक कहां तक है, y मैक्सिमम। भाई ये 0 0 यहां से निम्नतम बिंदु कितनी दूरी पर है, y मिनिमम, और अधिकतम y मैक्सिमम, ये वाला। अच्छा, इस बिंदु का अगर मैं निर्देशांक लिखूं तो क्या लिखूंगा, x में तो कितना है r, और y में y मैक्सिमम, और इस बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे और क्या लिखेंगे, x में तो 0 और y में y मिनिमम। अब ये भाई साहब यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ के बीच में मिनिमम मैक्सिमम वाली कंडीशन। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर है, ये वाली सतह पे ये वाला बिंदु यहाँ है, तो ये वाला बिंदु यहाँ से किसी भी x दूरी पर है,
तो इसके निर्देशांक कितना हो जाएगा x, y और y, और ऊंचाई कितनी हो गई इसकी y, और यहाँ से दूरी कितनी हो गई x। भाई जो भी कण हो गए ये अलग अलग कण है, ये सेम वृत्त में घूम रहे हैं, अलग अलग वृत्त में, अलग अलग ऐसे। तो मान लो ये कोई कण है जिसका निर्देशांक कितना होगा x, और यहाँ से कितना होगा, तो आप ध्यान से देखो जब ये वृत्ताकार पथ में घूम रहा होगा, ये x वाले वृत्ताकार पथ में, तो इस पर जब आपको पता है कि हमेशा कोई भी चीज घूम रही हो, कर रही हो, स्टैटिक द्रव बढ़ रहा है, किस पे बैठ जाओ, जो चीज त्वरित हो रही है उस पर। तो जब यहाँ पे देखोगे तो इस पर इधर की साइड में, मैं इसको डायग्राम को यहाँ पे बना लेता हूँ, तो इस पे बाहर वाली साइड पे कितना लग रहा होगा अप केंद्रीय ओमेगा स्क्वायर एक्स, नीचे क्या लग रहा होगा जी त्वरण, और हमेशा प्रभावीकरण इधर, और हमेशा जो आपकी सतह है वो सतह हमेशा इसके क्या हो जाएगी लंबवत, परिणामी त्वरण की क्या होगी लंबवत। इस बिंदु पर स्पर्शिका खींच लो ये, तो ये जो इस पर आपने जो स्पर्शिका खींची, मतलब इस ये बिंदु, ये वाला जो भाग है द्रव का, ये इस जगह पर, क्योंकि आपको पता है कि x परिवर्ती है, इसलिए ये जो प्रभावीकरण आएगा वो भी परिवर्ती होगा, तो हर एक बिंदु पर जो ढाल आएगा वो अलग अलग आएगा। तो यहाँ से मान लो कि ये कोण थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा में क्या हो जाए थीटा, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितने का ओमेगा स्क्वायर एक्स और आधार कितने का जी का, तो tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बटा जी। स्लोप लिखने का तरीका, y और x के बीच में स्लोप कैसे लिखा जाता है dy बाई dx बराबर ओमेगा स्क्वायर x बटा g। यहां से इसका क्या, इसका कर दो समाकलन, तो कितना आएगा dy बराबर ओमेगा स्क्वायर बटा g x dx, इसका क्या करेंगे समाकलन, तो x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2, तो यहां से जो आपकी इक्वेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी y बराबर आएगा ओमेगा स्क्वायर बटा जी, तो बाहर x का समाकलन x स्क्वायर बटा 2, तो कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बटा 2g प्लस c। तो ध्यान से देखो y बराबर ओमेगा कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, c कांस्टेंट, y बराबर x स्क्वायर, तो ये क्या होता है परवलय। इसका मतलब जब घुमाया जाता है इसको, इस द्रव को किसी कंटेनर में भरकर, तो गड्ढा बन जाता है, जो गड्ढा बनता है कैसा होता है परवलय का, ये समझो कायदे से ये टोटल इस तरीके का एक शेप होता है, ये परवलय को यदि आप घुमाओगे तो इससे एक आकृति बनेगी, एक कटोरे टाइप, ये परवलय है, ये बीच में इस तरीके का क्यों करता है क्योंकि आयतन है इसका, इसे बोला जाता है पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड, जब किसी पैराबोला को घुमाया जाए तो एक आयतन बन जाता है, एक शेप बन जाता है 3D, उसे क्या बोलते हैं पैराबोलॉइड, और उसका समीकरण उस पैराबोला का, ये तो शेप है ना टोटल वॉल्यूम, मैं बोल रहा हूं कि ये जो आकृति बना, ये वाला जो कर्व बना वो कैसा बनेगा y बराबर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बटा 2g प्लस c, तो ये है परवलय का, ठीक है। उदाहरण से आपको ये पता होना चाहिए इनके रिजल्ट्स, मेन चीज होती है रिजल्ट। अगर आपको इनके रिजल्ट पता है तो आप सारी चीजें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, सवाल कर सकते हो। क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव सवालों में ज्यादातर रिजल्ट पता होना चाहिए, वो कैसे आया है ज्यादा कंसर्न की चीज नहीं होती, रिजल्ट पता होना चाहिए बस। अभी तक हमने देखा क्या कि अगर मैं किसी कंटेनर में द्रव भरकर घुमाऊं तो इसको मैंने 0 0 माना, तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, परवलयाकार शेप ले लेता है। इस जगह पे ये क्या था y मिनिमम और ये क्या था y मैक्सिमम, इसकी त्रिज्या कितनी थी r, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना था r, y मैक्सिमम, यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना था 0, y मिनिमम। समीकरण जो निकल के आई किसकी, ये जो शेप आया इसके समीकरण y बराबर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बटा 2 प्लस c। अब यहाँ से अपने को c का मान पता करना है, तो आपको पता है कि ये निर्देशांक और ये निर्देशांक संतुष्ट करने चाहिए, तो सबसे पहले निर्देशांक रखो x की जगह रखो 0 और y की जगह y मिनिमम, तो y मिनिमम
बराबर x की जगह जेड रखो तो c बराबर कितना आ गया y मिनिमम, इस c की जगह वापस कर दो तो y बराबर कितना है ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बटा 2 प्लस y मिनिमम। ये असली समीकरण, क्योंकि c की वैल्यू जो आई किसका योग किसके बराबर होगी y मिनिमम ये। अब अगर मान लो कि मैं मूल बिंदु इसी को मानता तो फिर c भी 0 हो जाता, क्योंकि y मिनिमम कितना हो जाता है 0, c भी 0 हो जाता। तो अब अगेन ये भी कोऑर्डिनेट इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, तो ये जो फर्स्ट समीकरण और ये भी इससे संतुष्ट करना चाहिए। तो x की जगह तो क्या आ जाएगा r इस r और y की जगह y मैक्सिमम, तो y मैक्सिमम बराबर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बटा यहाँ 2g है सर, ध्यान रखना ओमेगा स्क्वायर x r स्क्वायर बटा 2g प्लस y, और यहां से जब आप देखोगे तो y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम इसका बराबर आएगा किसके ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटा 2g, और y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम कहां से कहां तक की दूरी देखो, यहां से यहां तक की y मिनिमम, यहां से यहां तक की y मैक्सिमम, तो ये जो दूरी बची ना ये वाली तो क्या बची y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम, और ये किसके बराबर आई है दूरी, ये दूरी है किसके बराबर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटा 2g। ध्यान रहे y मिनिमम 0 कब हो जाएगा जब मूल बिंदु को यहां पे मान लिया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अगर कंटेनर में द्रव भरकर घुमाया जाता और ये हो जाता यूं, और अगर इस बिंदु को मैं 0 0 मानता तो बताओ इसकी समीकरण क्या होती, क्या लिखते हैं y बराबर ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बटा 2g प्लस c, और चूंकि यही तो मूल बिंदु माना तो c बराबर y मिनिमम के, तो y मिनिमम 0 ही तो हो जाता, तो इसकी समीकरण ठीक है मुताबिक से। अगर मान लो कि आपसे पूछा जाए कि घुमाने से पहले मान लो कि द्रव ऐसे भरा हुआ है ना, अब घुमाओगे तो ये वास्तविक लेवल है इसका द्रव का। अब अगर इसे घुमाया तो घुमाने पे ये द्रव कुछ ऐसा हो जाएगा ना बेटा, क्लियर। और यहां से यहां तक की दूरी अपन ने कितनी निकाली थी थोड़ी देर पहले, कितनी निकाली थी y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम बराबर ये तो दूरी थी यहां से यहां तक की, तो कितनी ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटा 2g। ये कौन है घुमाने से पहले द्रव की सतह, और गड्ढा कब बनता है परवलयाकार गड्ढा घुमाने के बाद। इसके निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु के बीच की सीधी दूरी कितनी होती है ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटा 2g, जहां पे r क्या है इसकी वक्रता त्रिज्या r। मेरा सवाल ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो घुमाने से पहले की दूरी थी, तो इससे घुमाते ही इससे ये बिंदु इतना नीचे गया और ये इतना ऊपर गया, ये तो ओरिजिनल है घुमाने से पहले, तो ये कितना यहां से कितना ऊपर गया यहां से कितना नीचे गया। आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, प्रयोग के आधार पर से अपन सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज है इसका रिजल्ट, वो ध्यान रखो। तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, उसे डिराइव करें तो आपको ध्यान रखो कि ये ओरिजिनल लेवल से जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है। कुल दूरी अगर इतनी है, कुल दूरी अगर यहां से यहां तक कितनी, तो यहां से जितना ऊपर गया उतना नीचे है। इसका मतलब ये दूरी ये दूरी और ये दूरी इस कुल दूरी की आधी आधी होनी चाहिए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बटा इसका आधा
2 का भाग दे दो तो 4g, और ये भी कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4g। ये कौन है, ध्यान रखो घुमाने से पहले वाला लेवल से है, ये जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आता है, तो कुल दूरी हमें पता है, तो उसका आधा आधा कितना ऊपर जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4g, कितना नीचे आएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा 4g। यहाँ तक आप पढ़ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे।